कोरोना के बाद बढ़ रही है दुर्लभ बीमारी गैलन-बैरी सिंड्रोम। गैलन-बैरी सिंड्रोम में लकवे की तरह शरीर का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे हो जाता है कमजोर। जीबीएस के 35 केस बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में आ चुके हैं सामने। जीबीएस पोस्ट कोविड इफेक्ट है या स्टेरॉइड का असर, अभी आधिकारिक जानकारी नहीं। जीबीएस है दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। जीबीएस में इम्यून सिस्टम खुद पर ही नकारात्मक तरीके से हो जाता है हावी। कोरोना के बाद गैलन-बैरी सिंड्रोम से कैसे बचें? डरा रहा है गैलन-बैरी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोविड थर्ड वेव की आशंका चिंतित कर रही है। उससे पहले पोस्ट कोविड बीमारियां प्रकोप बनकर सामने आ रही है। ऐसी एक बीमारी है गैलन-बैरी सिंड्रोम या जीबीएस। ये बीमारी लकवे की ही तरह शरीर के बड़े हिस्से को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। अभी दावे से तो नहीं कहा जा सकता कि ये सभी कोविड के दौरान लिए गए स्टेरॉइड या अन्य किसी एक कारण से हुए। यह पोस्ट कोविड इफेक्ट होना इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जीबीएस के रोगी या तो खुद पॉजिटिव रहे या पॉजिटिव के संपर्क में। ये दुर्लभ बीमारी अभी सामने क्यों आ रही है? क्या ये पहले भी होती रही है? क्या है कारण? इसी पर बात करेंगे। और डॉक्टर दिव्या गोयल सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी और डॉक्टर परमेंद्र सिरोही अधीक्षक हैं पीबीएम अस्पताल के। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर परमेंद्र, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और शुरुआत बेसिक ही रखना चाहता हूं। ये जीबीएस क्या है? देखिए, जीबीएस जो है ये अपने स्नायु तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसकी बीमारी होती है। और इसमें जो है अपना शरीर जो है अपने जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो है, उसको ख़राब करना शुरू कर देता है। जो अपनी नर्व्स हैं, जो नसें होती है जो अपने शरीर के अंदर, उनके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको माइलिन बोलते हैं। तो वो जो झिल्ली है वो किसी वजह से, कुछ कारणों की वजह से वो झिल्ली जो है उतरनी शुरू हो जाती है जगह जगह से नर्व्स के ऊपर से। उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ये भी एक तरह का, अगर अपन आम भाषा में कहें तो ये भी एक तरह का लकवा ही होता है, जिसमें कि आपके हाथ पैरों पे कमजोरी आना शुरू हो जाती है और हाथ पैरों पे लकवे का असर आता है। तो ये साधारण भाषा में अगर हम समझाना चाहें तो जीबीएस की बीमारी है। ये पहले भी थी? ये पहले से रही है? पहले भी इस तरह के पेशेंट्स आते थे। और ये जो बीमारी है ज़्यादातर जी पहले से रही है। पहले भी हमारे पास आते थे इस तरह के पेशेंट्स। और ये जो बीमारी जो है ये ज़्यादातर तब होती है जब या तो किसी के कोई दस्त लगते हैं, उल्टी दस्त का इन्फेक्शन होता है, कोई आंतों का इन्फेक्शन होता है, उसके 5-7 दिन से लेके 10-15 दिन के अंदर ये बीमारी होती है। कई बार कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह, उसके 10-15 दिन के अंदर हो जाता है। कई बार ये बीमारी वैक्सीन लगने के बाद भी हो जाती है, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है रेबीज़ वैक्सीन जो है, उसके बाद भी ये एक बीमारी देखने में मिलती है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूं। अब लगभग 1.5 से 2 महीने में 35 मरीज सामने आए हैं आपके एरिया में। क्या ये 100% श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि जीबीएस पोस्ट कोविड इफेक्ट ही है इस बार जो आ रहे हैं सामने? देखिए, जीबीएस पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये कई तरह के वायरसेस से एसोसिएटेड है। इसकी एसोसिएशन पहले भी कई तरह के वायरसेस से साबित हो चुकी है। तो काफ़ी सारे तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हैं जिनमें ये होती है। कुछ अपने जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनकी वैक्सीन्स जो हैं, जैसे रेबीज़ भी एक वायरल इन्फेक्शन है,
उसकी जो वैक्सीन है उसके लगने के बाद भी जीबीएस होता है। तो ये एसोसिएशन तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है कि ये पोस्ट वायरल या पोस्ट वैक्सीनियल ये बीमारी होती है। तो ये कहना कि 100% की ये पोस्ट कोविड ही है, ये तो संभव नहीं है, लेकिन संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कोविड की लहर आई उसके बाद ये केसेस आने बढ़ गए। तो ये सबसे बड़ी संभावना यही है कि ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है। ठीक है सर, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर दिव्या, आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक गाने थे बैरी शब्दों को लेकर, बैरी शब्द को लेकर, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, लेकिन अब ये जो बैरी गैलन है वो उससे भी ज़्यादा बेदर्दी है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, मेरे दर्शक समझ गए होंगे। डॉक्टर दिव्या, मेरा सवाल आपसे ये है, इसी बुलेटिन में कई बार चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि जैसे अगर कोई ऑक्सीजन पर ज़्यादा देर तक रहा कोविड ट्रीटमेंट के टाइम पर, तो उसको ब्रेन में थोड़े बहुत इश्यूज हुए। तो ऐसे में ये कहना कि जीबीएस पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकता है, ये सिंपल हो जाता है। डॉक्टर दिव्या, लगता है डॉक्टर दिव्या से मेरा संपर्क थोड़ा सा बाधित हुआ है, दोबारा उनसे कनेक्ट होता हूं। उससे पहले डॉक्टर परमेंद्र, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो जीबीएस है ये बेल्स पाल्सी से कितना अलग है? वो बिल्कुल बीमारी है। इसमें जो हमारी एक फेशियल पाल्सी, फेशियल नर्व जो होती है, जो फेस को सप्लाई, जो नस हमारे फेस को सप्लाई करती है, मेनली उसका इफेक्ट होता है। हालांकि उसमें भी यही तकलीफ होती है कि उस नस में जो माइलिन शीथ होती है वो उतर जाती है, या उस नस में सूजन आ जाती है, या उस नस में दबाव हो सकता है। ये 3 विभिन्न प्रकार की कारण हो सकते हैं फेशियल पाल्सी होने का। तो इसमें खाली एक ही नस पे प्रभाव होता है, जबकि गुलेन-बारी सिंड्रोम जो है उसमें अपने शरीर की तमाम नसों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक है। चलिए डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, हमने देखा कि बहुत से जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो ब्रेन पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, लोगों की याददाश्त तक पर भी असर पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जा रही है। और ऐसे में ये जो गैलन-बेरी सिंड्रोम है, इसके कुछ सिम्टम्स एक बार फिर ब्रेन से ही जुड़ते नजर आ रहे हैं, कम से कम मुझे, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट के तौर पर आप ही सही बता पाएंगी। गुलियन-बारे सिंड्रोम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। देखिए, 2 तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक पेरिफेरल जो कि हमारी शरीर के बाकी की नसों से जुड़ा हुआ है। तो ये गुलियन-बारे सिंड्रोम जो इफेक्ट करता है, ये मेनली पैरालिसिस करता है हाथों पैरों की, और कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है या निगलने में दिक्कत आ सकती है। ये हेडेक या फिर कंफ्यूजनल स्टेट या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेन पर इसका इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट पेरिफेरल नर्व्स पर है। तो एग्जैक्टली फिर अगर मैं कहूं कि जैसे अब हम उस दौर में है ना कि हम हर चीज के सिम्टम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चलता है बीमारी एसिम्प्टोमेटिक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या जीबीएस के कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं कि जैसे ये हो तो तुरंत हम सजग हो जाएं और डॉक्टर के पास चल दें? यस, जी। इसमें क्या होता है, एक्यूट ऑनसेट यानी 1 से 2 दिनों में बढ़ने वाली पैरालिसिस होती है, और इसमें असेंडिंग पैरालिसिस होती है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब है जो आपके पैरों से शुरू होती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, यानी धीरे धीरे हाथों को इन्वॉल्व करती है, और उसके बाद सांस लेने में तंगी होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको सडनली ऐसा लगे कि आपके दोनों पैर जो हैं वो पूरी तरह सक्षम नहीं है चलने में, और आपको कमजोरी आ गई है, आपको बेडरिडन होना पड़ रहा है, फिर धीरे धीरे ये कमजोरी आपकी ग्रिप में यानी पकड़ने की शक्ति में भी आ गई है, और फाइनली फिर वो बोलने की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, फेशियल पैरालिसिस भी हो सकती है, निगलने में भी दिक्कत आनी शुरू हो सकती है, और सांस लेने की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये धीरे धीरे सिम्टम्स 3 से 4 दिन में बढ़ते जाते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि पेशेंट्स को जब पैरों की पैरालिसिस शुरू हो जाती है तो वो हॉस्पिटल पहुंचे, बिकॉज जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट होता है उतना अच्छा। एग्जैक्टली, मैं ये जल्दी और देरी वाले पॉइंट पर डॉक्टर दिव्या आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चीजें होती है ना, जैसे कभी छूटना आप कह रही हैं, तो अगर कभी छूटना, तो हम अभी तो फिलहाल मौसम ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि ठंड लग रही हो, कहने का मतलब है कि अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो दिन भर ज्यादा काम कर लिया होगा,
इसको एग्जैक्टली पकड़ पाना कि ये उसी तरफ जा रहा हो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी कितना जल्दी पकड़ लें या कितनी देरी सच में बहुत देरी होगी? इसमें अगर देखें ऑलरेडी रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट यानी आपके फेफड़े भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और आपको सांस लेने में भी तंगी हो गई है, तो इसका मतलब ऑलरेडी आप काफी लेट हो चुके हैं। ऐसी भी उम्मीद की जा सकती है कि वेंटिलेटर पर पेशेंट को डाला जाए, ठीक है। लेकिन अगर इससे पहले यानी जब तक आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तब तक आप पहुंच जाते हैं और अभी आपकी सांसें ठीक चल रही हैं तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, यानी आपका जो इलाज है वो पूरी तरह से हो सकता है, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके फेफड़े इन्वॉल्व हो गए, सांस लेने में तंगी हो गई, वहां पे आप रेड फ्लैग समझिए कि यहाँ पर थोड़ा सा लेट आप ऑलरेडी हो गए। लेकिन क्यूरेबल है, हर कंडीशन में क्यूरेबल है। डॉक्टर दिव्या आप ये बता रही हैं और ये बेहद ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स को रीड करना दर्शक छोड़ दें। जो सिम्टम्स अभी हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक दिन इस कोरोना काल में कितना मुश्किल हुआ है। आज आप सोचेंगे कि आज आप सब कुछ जान चुके हैं और कल एक नई बीमारी मुंह बाएं खड़ी हो जाती है, फिर उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर परमेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। कुछ चीजें इस चर्चा में आने से पहले मैं भी पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा था एक्सप्लेन करने के सेंस में कि खुद की प्रतिरोधक क्षमता नुकसान पहुंचाने लगती है। हम प्रतिरोधक क्षमता को इस पीरियड में बहुत ज्यादा समझें, ये कोरोना पीरियड में जब इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, जानकारी रखने के लिए भी हमारी ही इम्यूनिटी हमें नुकसान पहुंचा दे, इसका क्या सेंस है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें जो हमारे जो सेल्स होते हैं, उनके टी सेल्स, बी सेल्स, दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। तो वो ये रिकग्नाइज करते हैं कि कौन सा जो पार्टिकल है वो फॉरेन पार्टिकल है या बाहर से आया हुआ है, और कौन सा पार्टिकल है या कौन सा सेल है जो हमारे बॉडी का खुद का है। तो वो जनरली अपने बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को, पार्टिकल्स को रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे खुद के बॉडी का है, उनको अटैक नहीं करते हैं। और जो बाहर से जो भी कोई कीटाणु या विषाणु, बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई और भी फॉरेन बॉडी कोई आती है तो वो उसको रिकग्नाइज करते हैं कि ये बाहर से आई हुई चीज़ है और ये अपने शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकती है, और उसको अटैक करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये जो सेल्स जो हैं हमारे बी सेल्स और टी सेल्स और इनसे बनी हुई एंटीबॉडीज़, ये कुछ सिस्टम में गड़बड़ होने से, हमारे इम्यून सिस्टम में रोग प्रतिरोधक क्षमता में गड़बड़ होने से, ये जो हमारे खुद के सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं या कुछ टिश्यूज़ हैं, उनको इस तरह से रिकग्नाइज करते हैं कि ये बाहर से आए हुए हैं, फॉरेन बॉडी है और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, तो ये उसको मारने की कोशिश करते हैं या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बेसिक पैथोलॉजी है, ये सब उसमें जो आता है, ये ऑटोइम्यून डिजीजेज और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, ये बेसिकली इनमें सब में इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जैसे हमने देखा इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी, जैसे ये कोरोना जो बीमारी आई है, इसमें भी हमारी जो इम्यूनिटी है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें इटसेल्फ वायरस इतना नुकसान नहीं करता है जितनी कि हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। समझाएंगे हम जो कई बार मरीज के सीरियस होने का कारण जो होता है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या फिर अन्य जो वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं इंडिया में, हम जो वो ले रहे हैं वो तो बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ले रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ देशों में केसेस आए हैं, भले ही सीमित संख्या में, 3 से 4 की संख्या में ही भले ही केसेस आए हों, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। उन्होंने वैक्सीन ली और उसके बाद उन्हें ये GBS हुआ, तो वो तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए लिया गया ना वैक्सीन, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा। तो उस एक्टिवेशन के दौरान कई बार कुछ ऐसे सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं इम्यूनिटी के, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को ही रिकग्नाइज करते हैं कि ये फॉरेन बॉडी है और उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से कई बार GBS टाइप की पिक्चर आ सकती है। ठीक है डॉक्टर दिव्या, क्या ये बीमारी या ये सिंड्रोम स्ट्रेस ड्रिवन है? अगर इम्यूनिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट, हमारी इम्यूनिटी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, तो हो सकता है ये स्ट्रेस ड्रिवन हो, इसलिए पूछ रहा हूं।
नहीं, एग्जैक्टली ये स्ट्रेस ड्रिवन डिसऑर्डर नहीं है। इसकी थ्योरीज हैं कि ये ज्यादातर वायरस से होता है। कई अलग अलग तरह के वायरसेस हैं, जैसे साइटोमेगेलो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जीका वायरस जो आपने रिसेंटली सुना होगा, और अभी कोविड वायरस, कोरोना वायरस, जिसके कारण ये इन्फेक्शन होती है और उसके लगभग 2 हफ्ते बाद ये पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है। अगेन, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, ये इम्यून मैकेनिज्म जो है ये अपनी ही बॉडी के सेल्स को एज फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट ये रिएक्शन करता है, जिसके कारण जो नसों की ऊपर की झिल्ली होती है, माइलिन शीथ, वो उतरने लगती है और नसों का करंट जो है वो डिसऑर्डरली होने लगता है। इसके कारण हमारी जो टांगे और पैर हैं ये चलने में असक्षम हो जाते हैं। कितने दिन तक असर रह सकता है? मतलब जब आप ये कह रहे हैं कि सब ये क्यूरेबल है, अब कुछ चीज़ों में तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने दिनों में ठीक होगी, ये बीमारी कितने दिनों में ठीक हो सकती है, इसको कहना मुश्किल है, लेकिन क्या GBS की कंडीशन में ये कहा जा सकता है?